सर ये फरमाइए सर, ये तो अजीब सी सूरत होगी। अब ये ऊंट किसी भी कड़वर बैठे तो नई खबरों का एक अंबार निकलेगा उसके नीचे से। देखिए चौधरी साहब, अब बैरिस्टर साहब की पहली किताब तो नैरेटिव पे थी, अगली किताब जो है वो भी नैरेटिव पे ही आएगी, मुझे लग ये रहा है। और दूसरी, मेरे ख्याल में ये पहला वाकया नहीं है कि किसी चीफ जस्टिस का जो नोटिफिकेशन है वो उतना गालिबन इफ्तिखार चौधरी साहब का नोटिफिकेशन भी 2-2.5 महीने पहले हुआ था। और दूसरी बात ये कि एक है इफ्तिखार चौधरी साहब का, ये बात दुरुस्त है आपके। जी जी। और उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है वो भी। जी 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 जी। मेरे ख्याल में कोई बैरिस्टर साहब तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये मामूली इंटरलिंक चीज़ें नहीं हैं, ये गैर मामूली सिचुएशन है। 3 महीने पहले किसी का नोटिफिकेशन होना, उसकी वजह उसकी, जब आप किसी का नोटिफिकेशन कर देते हैं ना, तो फिर जिस तरह हम और देखते हैं कि जैसे ही आर्मी चीफ का, नया आर्मी चीफ का ऐलान होता है, चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, तब्दील होनी शुरू हो जाती हैं, एक फ़ज़ा बन जाती है। यहाँ भी यही है। मैंने कल मालिक साहब के प्रोग्राम में ये कहा था और मालिक साहब इससे एग्री नहीं कर रहे थे कि उन्होंने कहा वेकेशन है, मैंने कहा ये बेंच बनेगी, लार्जर बेंच बनेगी, और इसमें वो जजेस भी शामिल होंगे बशमूल जो कि दूसरा आम पे ये कहा जाता है कि वो दूसरे ख्याल के लोग हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि गालिबन चीफ जस्टिस को पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में इनकी पोजीशंस क्या रही हैं, फैज़ीसा साहब की पोजीशन क्या रही हैं, या अफरीदी साहब की पोजीशन क्या रही हैं, खुद अली साहब, तो मुमकिन है कि वो ये चाह रहे हों कि ये वो भी उनको, हालांकि लास्ट केस था उसमें बदियाल साहब ने दूसरी पोजीशन ली थी मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में। लेकिन एक और अहम बात यह है कि दोनों एतजाज एहसन और लतीफ खोसा साहब ने पार्टी डिसिप्लिन की बहुत सी खिलाफ वर्जी की हैं, लेकिन कल इनकी मेंबरशिप जो है, आज इनकी मेंबरशिप खत्म कर दी गई इन दोनों की। और क्योंकि केस में अब इन्होंने, ये भी एक अजीब सी बात है और मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है कि वो पिटिशनर्स जिनने पिटीशन फाइल की हुई हो वो जाके एक दिन पहले चीफ जस्टिस से मिलें और दूसरे दिन वो पिटीशन फिक्स हो जाए। ये भी एक गैर मामूली बात है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, सर ये भी एक गैर मामूली बात है। दूसरा, जवाद ख्वाजा साहब जो है साबिक चीफ जस्टिस है, क्या किसी साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस तरह पिटीशन करनी चाहिए? ये भी एक बहुत सवाल है बड़ा। जी बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ कि वो एज ए पिटीशनर, क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, लिटिगेशन में नहीं जा सकता कोई साबिक चीफ जस्टिस। जी लिटिगेशन में नहीं जा सकता, यही मुझे कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें ऐसी हैं। और अगर जिस तरह आमिर कह रहे थे कि अगर फर्ज करें कल किसी भी वजह से कल ये बेंच टूट जाता है तो फिर गालिबन ये बेंच जल्दी नहीं बनती, फिर शायद हो सकता है कि इसको लगे, लेकिन ये मामूली चीजें नहीं है, नॉर्मल चीजें नहीं लग रही मुझे, ये गैर मामूली चीजें लग रही। ठीक हो गए। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये अब फैसले की तरफ आते हैं ना, स्पेकुलेशन है ना सर कि अगर तो बेंच टूट जाता है एक सिनेरियो, फिर मैं कहता हूँ फिर क्या बनेगा, और दूसरा अगर हियरिंग स्टार्ट हो जाती है और ये 9 रुकनी बेंच ही होता है और ये कहता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन के केस नहीं चल सकते, तो फिर देखिए, मैं अब थोड़ा संजीदगी से अर्ज करता हूँ कि मैं खुद समझता हूँ कि ये गैर मामूली है। मजहर साहब ने ठीक कहा है। ठीक। एक बात जो बड़ी अजीब सी है ना, वो ये है कि ये पूरा प्रोसेस जो है, अगर पहले होता रहा जिसमें ट्रायल होता रहा पंजाबियों का नहीं, पठानों का, बलोचों का, सिंधियों का, वो सुप्रीम कोर्ट कहते रही ठीक है। ठीक। अब अगर जमान पार्क के कुछ लोगों का केस आता है और वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, तो डिफिकल्टी वैसे सुबैयत को हवा दे रहे हैं वैसे। नहीं, फैक्ट तो यही है। तख्त लाहौर तो है ना, मैं भी पंजाबी हूँ, तख्त लाहौर है, मतलब पंजाबी जजेस की बात हो रही है। अच्छा, दूसरी बात पंजाबी वकला की भी दूसरी बात, और पंजाबी मुलज़िमों की दूसरी एक और समझ में मेरे आती है कि ये जो क्यूरेटिव रिव्यू की उन्होंने बात की है ना, ये एक सीरियस है। लाहौर में कुछ सीनियर जजेस, जिसमें शायद कुछ चीफ जस्टिस भी हों, वो इस पूरी कोशिश में थे कि क्यूरेटिव रिव्यू लगे
ठीक है, काजी साहब को फारिग किया जाए। फर्क किया, ठीक है। गालिबन ये एक नोटिफिकेशन उसके लिए भी है और यकीनन एक नोटिफिकेशन है क्या मतलब? और आज ये कि हमने ऐलान कर दिया, हम ही गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जी आइन के मुताबिक ये चीफ बनेंगे, ठीक, इसलिए कि एक कोशिश है। ठीक है, क्यूरेटिव रिव्यू पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1-2 केस किए हैं। ठीक। क्यूरेटिव रिव्यू में जुल्फकार अली भुट्टो का केस पड़ा हुआ है, ठीक, 12 साल से वो कोई नहीं सुनेगा। पीपल्स पार्टी ने दायर किया, बाबर रहमान जी, साहब, बाबर रहमान। उसका फिर भी हक बनता है। वो तो जुल्म हुआ था भुट्टो साहब पे ना। ये चीजें सब हैं, लेकिन ये मैं प्रिडिक्शन तो नहीं करता, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि ये बेंच सुनेगा नहीं। उसकी वजह है उसमें कुछ जज साहबान ऐसे हैं जो ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम 184(3) के मुकदमे नहीं सुनेंगे जब तक ये तय ना हो जाए कि इसका बेंच कैसे बनेगा। लेकिन ये 184(3) तो नहीं है ना सर? ये नहीं, 184(3) है। ये 184(3) नहीं, होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन बराह रास्त जाती ही आर्टिकल 184(3) के तहत है, इसके तहत जा नहीं सकती। और एक बात मैं और अर्ज करूंगा, इंडिया में इसका पैरेलल जो है आर्टिकल 32 है। ठीक। उनकी हिस्ट्री में 2-4 केस हुए और पाकिस्तान में ये मिसयूज्ड है। ठीक है। अब अगर ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाइपोथेटिकल का है, ठीक है, किसी जज के पास आप क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके जाओ ना, आप उनसे कहते हो कि ये इशू है, अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ, क्या लिस्ट सामने है? क्या मैं जाऊं हाई कोर्ट में कि जो फुला, वो कहेंगे आपको मैटर है ही नहीं अभी, आएगा तो हम सुनेंगे। आई डोंट नो इस थ्रेशोल्ड को ये कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि 184(3) की जुरिस्डिक्शन जो है ना वो मर्डर फिगर आजाद है। लेट अस सी क्या होता है। अब देखिए इसके अंदर कोई मुतासरा पार्टी नहीं है, ना चौधरी एतजाज एहसन साहब अभी फैसला ही नहीं हुआ, ना लतीफ खोसा साहब हैं, ना जवाद खाजा साहब हैं। इसके अंदर एक अजम्पशन है कि शायद चेयरमैन पीटीआई का केस आ जाए और उसे बचाने के लिए, तो ये अजम्पशंस की बुनियाद पे हो सकता है। देखिए मैं तो यही कह रहा हूं ना, कानून ये कहता है कि लिस्ट जो है ना वो सामने हो, इश्यू सामने हो, पार्टियां सामने हो, कानून ये कहता है। अलबत्ता इसमें एक काम किया जा सकता है, वो ये है कि जो 4D जो सेक्शन है आर्मी एक्ट का, उसकी वैरियस को चैलेंज किया जाए। ठीक। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में सैकड़ों केसेस इन्हीं अदालतों ने अपहोल्ड किए हुए। ठीक है। फर्स्ट की अगर वो आज कहते हैं कि जनाब आज के बाद मिलिट्री ट्रायल सिविलियन का नहीं होगा, मैं मान लेता हूं, ठीक, उन बच्चों का क्या होगा जिनको सजाएं हो चुकी हैं? ठीक है। जो मौत चढ़ गए, ठीक है, क्या सिर्फ इसलिए कि वो किसी गरीब के थे या उनका डोमिसाइल कमजोर था? बिल्कुल सही। ये मैं एज ए पाकिस्तानी, मुझे आज तक इसका दुख है कि हमने बंगालियों के साथ ज्यादती की है, और फिर कल कोई ये ना कहे कि अब पंजाबी लीडर आ गए हैं तो और कवानीन है, और जब ये थानों के बच्चे, बलोचों के बच्चे और कानून है, अदालतों को ये देखना पड़ेगा। मतलब साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइए सर, ये मसलन आज JIT में पेशी थी चेयरमैन पीटीआई की और वो वहां पे नहीं गए, यानी आम जो इदारे हैं उनके बारे में उनकी ये राय है, और दूसरी तरफ ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हमारे ट्रायल नहीं होने चाहिए। तो अब आप फरमाइए कि क्या वाकई ट्रायल नहीं होने चाहिए और ये सिविलियन के जो केसेस हैं वो सिविलियन कोर्ट्स में चलने चाहिए? देखिए उसूली तौर पे तो यही होना चाहिए कि आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, देखिए हमने कभी भी अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाने की तरफ हम गए ही नहीं। हम स्पेशल कोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं, हम मॉडल कोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं, हम एंटी टेररिज्म कोर्ट की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हमने ना अपने सेशंस कोर्ट को बेहतर बनाया, ना हमने अपने हाई कोर्ट्स को बेहतर बनाया। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट में भी अब वो रिफ्लेक्शन आ रही है। जब तक आप स्पेस दिए जा रहे हैं ना, आप एक पब्लिक स्पेस दे रहे हैं। 97 में एंटी टेररिज्म एक्ट जो आया उसके तहत 7 दिन में फैसले होने थे, पहले महीने लगे, अब सालों लगते हैं। हाई कोर्ट में अपील में 14 साल लगे हैं एंटी टेररिज्म एक्ट के केसेस को डिस्पोज ऑफ। उसके बावजूद भी ये मैसेज अच्छा नहीं जाता, क्योंकि वो केसेस जिसमें कहीं कोई आर्मी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हों, उनके साथ सिविलियन इन्वॉल्व हों, वो समझ में आता है।